हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सुनीता बाल निकेतन में। हम लोग सेकंड क्लास आज करेंगे। फर्स्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था आवेश क्या होता है, तो सिंपल सी चीज़ें हम लोग आज आगे उनको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने यहाँ तक देखा था अर्धचालक क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो ये आवेशन होता है वो किस तरह से होता है, आवेश किस तरह से गति करते हैं, किस तरह से एक दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं और हम लोग इनको कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे। सिंपल सा आपको लास्ट क्लास का वीडियो अच्छे से देखना है, उसके बाद से ये वीडियो आपको ऑन करना है। यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरह से आवेश गति करेंगे। लास्ट क्लास में मैं आवेश के बारे में आपको ज्यादातर चीजें सारी बता चुका हूं कि आवेश क्या होता है। आवेश होता है Q बराबर NE, और वहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आवेश हैं इन आवेशों के अंदर हम लोगों को ध्यान रखना था कि सबसे पहली चीज आप लोगों ने ध्यान रखी कि जो ये आवेश होते हैं हमारे, ये आवेश दो प्रकार के होंगे, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हमारे यहाँ पे काम करेंगे। अब धनात्मक के अंदर हम लोग याद रखेंगे कि धनात्मक आवेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उसी को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। एक बार छोटी सी चीज बता रहा हूं। सबसे पहले बताया था आवेश क्या होता है, Q बराबर NE। फिर बोला आवेश दो प्रकार का, एक धनात्मक, दूसरा आवेश ऋणात्मक। ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धनात्मक आवेश क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। आवेशों का वर्गीकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश के बारे में सबसे पहले थेल्स ने बताया था, ठीक है, यहां तक क्लियर था। उसके बाद मैक्सवेल ने समीकरणें दी थी, तो मैक्सवेल की समीकरणें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, तो न्यूटन की गति के नियम भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उनके बारे में हमको नॉलेज है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उन्हीं को वापस एक बार देखते हुए आगे चलेंगे। तो ये देखो सारी चीजें आपके सामने हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने वो यही था। ये सारी चीजें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले से ही। विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश किस तरह से वर्क करते हैं, कहाँ आपस में आकर्षण, कहाँ प्रतिकर्षण होता है, किस किस ने ये चीजें बताई थी हम लोगों को, ठीक है। सजातीय आवेश क्या होते हैं, विजातीय आवेश क्या होते हैं, फ्रैंकलिन ने ये हम लोगों को बताया था, ठीक है। और हम लोग जानते हैं किसी भी आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक को आपस में जोड़ते हैं तो उनका योगफल शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। फिर विद्युत और चुंबक के बारे में मिक्सिंग चीजें, सबसे पहले ओरस्टेड डेनमार्क के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था हम लोगों को। फिर गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ये भी हम जानते हैं। उसके बाद स्वर्ण पत्र प्रदर्शित किया था प्रयोग के द्वारा। प्रयोग अच्छे से याद रखना है आपको। एक सोने की पन्नी लेनी है, उस सोने की पन्नी को एक धातु की छड़ से लटका देनी है, धातु की छड़ को आवेशित करना है। आवेशित करेंगे तो आवेश धातु की छड़ से होते हुए पन्नी तक आएंगे। जैसे ही पन्नी में आवेश प्रवाहित होंगे, आवेशों में आपस में प्रतिकर्षण होगा और ये पन्नी फैल जाएगी, और इस तरह से पन्नी के फैलेगी तो हम लोग बता देंगे कि इसमें विद्युत के साथ साथ चुंबकीय गुण भी उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया चालक और कुचालक। चालक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, कुचालक का मतलब जिसमें नहीं होता है। सबसे अच्छा चालक मैंने आपको बताया क्या होती है, चांदी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि ये जो आवेशन की प्रक्रिया होती है ये किन किन चीजों के द्वारा होती है। तो आप लोगों को सबसे पहले देखना है प्रेरण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रेरित करना। क्या करना? प्रेरित करना। अब प्रेरित कैसे करोगे? तो सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूं, देखो। प्रेरण द्वारा आवेशन में फोटो पे फोकस करना है। सबसे पहले आप लोगों को दो गोले लेने हैं, दो गोले लेने हैं जो ठोस भी हो सकते हैं, खोखले भी हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बस होने कैसे चाहिए? चालक होने चाहिए। खोखले हो सकते हैं लेकिन होने कैसे चाहिए? दो चालक गोले होने चाहिए। इन दोनों चालक गोलों को हम लोग दो विद्युत रोधी स्टैंडों पे लगाते हैं।
ये दो विद्युत रोधी स्टैंड है, यहाँ पे हम लोगों ने इनको लगा दिया। अब इन दोनों गोलों के अंदर आवेश समान मात्रा से मौजूद है। यहाँ इसमें प्लस माइनस सब आवेश इसके अंदर मौजूद है। अब जैसे ये प्लस और माइनस आवेश यहाँ मौजूद थे गोले में, इसमें भी माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास आवेश मौजूद है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक धनावेशित छड़ होगी। कैसी छड़ होगी? मेरे पास एक धनावेशित छड़ होगी। इस धनावेशित छड़ को जब मैं पहले गोले ए के पास लाऊंगा तो देखो धनावेशित है छड़, तो धनावेशित होने की वजह से ये कौन से वाले को अपनी ओर खींचेगी? ऋणावेशित वालों को। तो देखो यहाँ जो ये कंबाइन थे प्लस माइनस जो भी, तो यहाँ से माइनस एक तरफ आ गया और प्लस दूसरी तरफ, क्योंकि धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, दूर भागेगा, और ऋणावेश को आकर्षित करेगा तो पास आएगा, धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा तो दूर जाएगा। सिंपल सी चीज यहां तक समझ में आई आपको। अब आप लोग क्या करोगे, इन दोनों गोलों को यहां रख करके इस छड़ को हटा लोगे। छड़ को हटाते ही गोलों के बीच में डिस्टेंस है, और गोलों के बीच में डिस्टेंस होने की वजह से ये वाले आवेश इसमें नहीं आ पाएंगे, इसके वाले इसमें नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये छड़ हटते ही ये वाले आवेश जो ऋणात्मक हैं, ये ऋणात्मक आवेश इस प्लस वाले आवेश की ओर आकर्षित हो जाएंगे और दोनों वापस एक दूसरे की तरफ पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों के बीच गैप होने की वजह से ये आवेश आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, और फिर हम इन दोनों गोलों को क्या कर लेंगे? अलग अलग कर लेंगे, और इस प्रकार की विधि को हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। बात समझ में आई आपको? हेडिंग लिखोगे आप लोग, प्रेरण द्वारा आवेशन। सिंपल सा आपके पास हेडिंग रहेगा, प्रेरण द्वारा आवेशन। इस प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले सिंपल सा देखेंगे। प्रेरण द्वारा आवेशन में आप लोगों को क्या करने हैं? दो ऐसे कोचालक स्टैंड लेने हैं, और इन दोनों स्टैंड्स पे हम लोगों को दो गोले आपस में सटा करके रखने हैं। ये स्टैंड कैसा होना चाहिए? कुचालक। अच्छे से समझ लेना क्या बताना चाहता हूं मैं। ये कुचालक स्टैंड है और ये चालक गोले हैं। गोले कैसे हैं? चालक। स्टैंड कैसा है? कुचालक। ठीक है, कुचालक स्टैंड है। अब हम लोग इन दोनों के अंदर आवेश भर देते हैं, क्योंकि ये चालक है, इसका मतलब इसमें आवेश तो होंगे ही होंगे। ये आवेश इसमें इस तरह से व्यवस्थित है। अब हम इनको नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं? मैं इस ए वाले चालक के गोले के पास में एक धनावेशित छड़ लाता हूं। कैसी छड़ लाऊंगा? धनावेशित छड़ लाऊंगा। टच नहीं करवाना, इस चीज का ध्यान रखना। यहां से ये गोले को आपको टच नहीं करवाना है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस गोले की छड़ को हम लोगों को टच नहीं करवाना है। अब जैसे ही हम लोग जैसे ही यहाँ पे ये गोला रखा, इसके पास में ये धनावेशित छड़ लाए, तो इसका ऋणावेश इस साइड में, धनावेश इस साइड में, ऋणावेश इस साइड में, धनावेश इस साइड में, और ये दोनों गोले आपस में टच करके रख दी। क्लियर बात यहां तक? अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? इस छड़ को यहीं रखना है और इन दोनों गोलों को वापस हटा देना है। जो टच में रखे हुए हैं इनको साइड में कर लेना, थोड़ी थोड़ी जगह से डिस्टेंस पे रख लेना। जैसे डिस्टेंस पे रखोगे, यहाँ तो नेगेटिव इधर ही रहेगा, पॉजिटिव इधर ही रहेगा, नेगेटिव इधर रहेगा, पॉजिटिव इधर रहेगा। ये टच की वजह से ये वाला नेगेटिव भी इसमें आ जाएगा, ये नेगेटिव इसमें, ये पॉजिटिव, फिर इसकी वजह से ये पॉजिटिव यहीं रहेंगे, ये नेगेटिव यहीं रहेंगे। अब मैं इस छड़ को जो यहाँ रखी हुई है अभी तक, नेक्स्ट स्टेप में इस छड़ को यहाँ से गायब कर दूंगा। छड़ को हटाते ही मेरे पास ये दोनों गोले मिले, इसमें से ये नेगेटिव पूरा फैल गया, पॉजिटिव पूरा फैल गया, और ये दोनों गोले क्या हो गए? ये हो गया धनावेशित और ये हो गया ऋणावेशित। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ये था हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। बात समझ में आई? तो आपको क्या लिखना है? ये लिखा हुआ पॉइंट्स वाइज आपको इसको इसी लैंग्वेज की फॉर्म में आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको? कि दो गोले लिए हम लोगों ने, दो चालक गोले लिए, धातु के विद्युत रोधी स्टैंड पे रखे, और हम लोगों ने इनको रख करके आपस में संपर्क में लाए। संपर्क में लाने पर सावधानी से हम लोगों ने पास में छड़ लाए। छड़ को हम लोग इतना पास लाएंगे कि टच नहीं हो, बस उसके पास आ जाए।
पास आने के बाद दोनों में से हम देखते हैं आवेश पलायन करने लग जाते हैं, ऋणावेश एक तरफ और धनावेश दूसरी तरफ आ जाते हैं। और इस तरह से हम लोग फिर जैसे ही कांच की छड़ को हटाते हैं, यहाँ से छड़ को हटाने से गोलों के आवेश आपस के अंदर एक दूसरे में इस तरह से वितरित हो जाते हैं, फिर इनकी दूरियां बढ़ाते हैं तो ये आवेश आपस में क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। ये प्रभाव क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन करना कहते हैं। यही बात हम लोग यहाँ देख सकते हैं। एक गोला लिया, इस गोले के पास में एक धनावेश से आकर्षित था, दूसरा ऋणावेशी था। अब जैसे ही भूमि से टच किया हुआ है, ये खाली गोला था हमारे पास, हम इसके पास एक छड़ लाएंगे, उस छड़ में कैसे आवेश होने चाहिए, धनात्मक। अब जैसे ही छड़ लाऊंगा, ये भूमि से टच है, और भूमि भी मैंने बोला आपको क्या होती है, पृथ्वी जो होती है वो बहुत अच्छी क्या होती है, चालक होती है। इस वजह से जैसे ही पृथ्वी के पास ये लाएंगे, अब इसमें ऋणावेश थे, इसमें धनावेश है, या फिर इसमें धनावेश है तो इसमें ऋणावेश होने चाहिए, तो ये पृथ्वी से खींच लेगा अपने आप ऑपोजिट साइड का, जैसा ये है उसके ऑपोजिट साइड का पृथ्वी से खींच लेगा आवेश। ये इसमें आवेश आ गया, आवेश आते ही ये इसके पास लाई हुई है, मैं इसके अंदर से कुछ आवेश इसमें स्थानांतरित करूंगा और इस तरह से ये क्या हो गए आवेश। अब मेरे को इसमें से हटाना है तो वापस में प्रेरण द्वारा हटा भी सकता हूं। बात समझ में आई? हटाने के लिए मेरे पास प्रोसीजर अभी मैंने आपको बताया, ये रहा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, इस चीज को अच्छे से क्लियर रखना है। पहला हेडिंग हो गया। दूसरा आपको हेडिंग लगाना है, प्रेरण के बाद में आप लोगों को सिंपल सा हेडिंग लगाना है आपको, नेक्स्ट प्रेरण आवेश के बाद विद्युत आवेश के मूल गुण। नेक्स्ट आपको लगाना है विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश के मूल गुण कौन कौन से होते हैं, आवेशों की गुण आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो आवेशों में गुण पाया जाता है वो होता है योज्यता का। योज्यता का मतलब आवेशों को हमेशा बीज गणितीय योग के द्वारा जोड़ा जा सकता है। बीज गणितीय योग का मतलब होता है जितने भी आवेश होते हैं, किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। इनको बीज गणितीय रूप से हम लोग वास्तविक संख्याओं की तरह जोड़ सकते हैं, और ये राशियां अदिश राशियां होनी चाहिए। ये राशियां अदिश राशियां होनी चाहिए, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज को आपको अच्छे से क्लियर आउट करके रखना है। बात समझ में आई यहां तक आप लोगों को? आवेशों की योज्यता, आवेशों में योज्यता का गुण पाया जाता है। ये पहली प्रॉपर्टी थी आवेशों के गुण की। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आवेशों को सदैव बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है। ये अदिश राशियां होती है, इसीलिए इनका सीधा सा योग किया जा सकता है। इनका कुल मान हमेशा इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये कोई 5 आवेश हैं, इनको आपको जोड़ना है। जोड़ने के लिए सीधा सीधा जोड़ दो तो देखो +1 +2 -3 कट हो गया, पूरा बन गया 0। नेक्स्ट है +4 -5 हो गया -1। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? आवेशों की योज्यता के अनुसार कुल आवेश का मान ऋणात्मक 1 हो जाएगा। बात सबको भेजे में घुसी? अच्छे से समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, दूसरा गुण होता है आवेशों का कि आवेश सदैव संरक्षित रहते हैं। आवेशों के पास बहुत अच्छा गुण होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये हमेशा पुनर्व्यवस्थित या पुनः वितरित हो सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवेशों का संरक्षण। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी किसी भी प्रक्रिया में आवेशवाही कण उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते। ठीक है, नष्ट किए जा सकते, परंतु विद्युन्मय निकाय में नेट आवेश हमेशा क्या होगा? नेट आवेश को हमेशा समान रखना होगा, नष्ट करना संभव नहीं है। कुल आवेश हमेशा किसी भी वस्तु पे कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश को न तो नष्ट और न ही उत्पन्न करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? आवेशों को हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आवेशों को स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है आवेशों का क्वांटीकरण।
आवेशों को क्वांटीकृत किया जा सकता है, यानी जो कुल आवेश होते हैं वो Ne की फॉर्म में रहेंगे। n का मतलब यहाँ एक पूर्णांक से होगा, यानी कि जो आवेश होते हैं उनकी संख्या फिक्स होती है, वो हमेशा 1q 2q 3q होंगे, कभी भी 2.5 आवेश नहीं आएगा, क्योंकि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है जो Ne की फॉर्म में रहती है, जहां n एक धनात्मक या फिर ऋणात्मक संख्या हो सकती है, एक पूर्ण नंबर हो सकता है, एक पूर्ण नंबर होगा, n एक पूर्ण नंबर होगा। वो अब माइनस प्लस दोनों में, पूर्ण का मतलब नेगेटिव इंफिनिटी से लगाकर जीरो से लगाकर प्लस इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। इनको हम लोग पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब सिर्फ धनात्मक होता है, पूर्णांक या पूर्ण किसी भी संख्या के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, मतलब अंक पूर्ण होना चाहिए। पूर्णांक होते हैं मतलब अंक जो है वो पूरा पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे 1 है, 2 है, 10 है, 1000 है, ठीक है, 100, 1000, कुछ भी लिखना हो वो नंबर की फॉर्म में होना चाहिए, कभी भी इसको हाफ की फॉर्म में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। आवेश जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक और प्रोटॉन पर आवेश हमेशा धनात्मक होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग के द्वारा भी ये पुष्टि की जा चुकी है। मिलिकन का जो प्रयोग था, तेल बूंद प्रयोग होता है मिलिकन का, तेल बूंद प्रयोग, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? आप कभी से आवेश आवेश चिल्लाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं हम लोग। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक ध्यान रखना, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, अंडरलाइन कर रहा हूं, लिखना आपको। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक कूलाम को विद्युत धारा के मात्रकों में अन्य रूपों में भी परिवर्तित किया जा सकता है, अलग अलग रूपों में हम लोग कर सकते हैं। आवेश जो होता है, एक कूलाम आवेश को जनरेट करने के लिए, आपको परिभाषा याद रखनी है, यहां से लिखनी है, जो किसी तार में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होती है तो वो आवेश 1 कूलाम होता है। देखो यहां से आपको ध्यान रखना है, I = Q/T। मैंने आपको बोला था विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, यानी कि I = Q/T, जहां I का मतलब विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है, Q का मात्रक कूलाम होता है, T का मात्रक सेकंड होता है। मेरे को यहां से I का वैल्यू फाइंड करना है, मेरे को तो Q की डेफिनेशन निकालनी है। तो डेफिनेशन निकालने के लिए अगर मैं I का मान 1 एम्पियर कर दूं और T का मान 1 सेकंड कर दूं तो Q का मान ऑटोमेटिक 1 कूलाम आ जाएगा। तो 1 कूलाम की डेफिनेशन क्या बनी? किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो वो 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करेगी। किसी परिपथ में, देखो, किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होती है तो उत्पन्न आवेश 1 कूलाम होगा। ये 1 कूलाम की परिभाषा हो गई आपके पास। तो Q = IT, Q = 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड 1 सेकेंड = 1 कूलाम, ठीक है। ये आ गया आपके पास में। इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सिंपल सा आवेश का मात्रक। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आप अच्छे से जानते हो पहले से ही,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है याद रखोगे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। अगर आपसे पूछे प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। क्या फर्क है, ये फर्क है, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा। बात समझ में आई यहां तक आप लोगों को। अगर आपसे चलते चलते बता देता हूं आपको, अगर न्यूट्रॉन पर आवेश पूछ लिया जाए तो आप लोगों को बताना है कितना होता है 0। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो देखो -1 कूलम आवेश में लगभग 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको याद रखना, लाइन लिखनी है नोटबुक में, ठीक है। फिर स्थिर विद्युतिकी में इतने विशाल परिमाण के आवेश को यदा कदा ही सामना होता है। स्थिर विद्युतिकी में इतने बड़े आवेश होते नहीं है, इसलिए हम आवेश के छोटे मात्रकों का उपयोग करते हैं। और छोटे मात्रक में जहां ये होता है इसका मतलब माइक्रो, जहां ये लिखा है इसका मतलब क्या है माइक्रो होता है, ठीक है। क्लियर है आपको। और एक होता है यहां जैसे m, उसको बोलते हैं मिली। मिली माइक्रो का मतलब 10 की पावर -9, मिली का मतलब 10 की पावर -6, ठीक है। मिली माइक्रो, ठीक, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, मिली का मतलब 10 की पावर -3 और नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9। तीन चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। एक तो आपको पता करना है कि हमारे पास सिंपल सा ध्यान रखना, एक तो आप लोगों को कि 1 mc लिखा हुआ mu लिखा हुआ है, इसका मतलब या mc लिखा है इसका मतलब माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम का मतलब 10 की पावर -3 कूलम बोल रहे हैं। अगर आपके सामने कहीं लिखा होता है 10 की पावर -6 कूलम, इसका मतलब तुम बोलोगे 1 माइक्रो कूलम। अगर तुम्हारे सामने लिखा है 10 की पावर 9 कूलम, इसका मतलब आप उसको लिखोगे 1 नैनो कूलम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तीन चीजें नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, ओके। अब इसके बाद आते हैं, देखो ये लिखा आपके सामने माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, मिली का मतलब -3, नैनो का मतलब -9। इन तीन चीजों को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, पहले ही बता दिया, नंबर हमेशा n होता है, वो एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण गुणज होगा तभी काम करेगा। प्लस माइनस हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का हमेशा बीजगणितीय योग होगा। बीजगणित का मतलब हमको प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ उसको क्या करना है सीधा सीधा जोड़ना है, ठीक है। प्लस का हो चाहे माइनस का हो, बड़ी संख्या जिसकी होगी आंसर उसका रह जाएगा। किंतु मूल मात्रक ई का साइज का बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसका स्थूल मात्रक माइक्रो कूलम के आवेश में काम में लेंगे। आप लोग जो भी आगे पढ़ोगे वो माइक्रो कूलम में ही हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। आवेश की कणिकीय प्रकृति लुप्त हो जाती है और ये सतत प्रतीत होता है। वैसे धारा जो होती है वो कण और सतत दोनों तरफ की दिखती है, रेखीय दिखेगी, होती कणीय प्रकृति है, लेकिन स्पीड बहुत तेज होती है, लगातार चलती रहती है। इस वजह से हमको कणीय प्रकृति लुप्त होकर सतत प्रकृति दिखती है। इस स्थिति की तुलना में अगर कोई रेखा ज्यामिति परिकल्पना करें तो हमें एक बिंदु किंत रेखा सतत प्राप्त होगी, क्योंकि आवेश तो ऐसे ही चलेंगे, इस फॉर्म में चलते हैं, लेकिन हमको ये लाइन जो दिख रही है ये एकदम रेखा के जैसी दिखनी लग जाती हैं। स्थूल स्तर पर हम ऐसे व्यवहार करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में परिमाण में अत्यधिक विशाल होते हैं, क्योंकि ये आवेश जो होता है हमारे पास, ठीक है, ये 1 माइक्रो कूलम के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन से आवेश से लगभग 10 की घात 13 यानी कि 10 के पीछे 13 डिजिट 0 के लगाने हैं हम लोगों को। इतना बड़ा हमारे पास ये नंबर रहता है। हाँ भाई, तो देखो सिंपल सी चीज यहां तक हम लोगों ने देखा है। अब उसके बाद एग्जाम्पल 1.2 देखना आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 1.2 क्या बोल रहा है, सॉल्व करना है, तरीके से करना। यदि किसी पिंड में 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। 1 कूलम बहुत बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या लिखा, देखो 1 सेकंड में पिंड से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन। अतः पिंड द्वारा 1 सेकंड में दिया जाने वाला आवेश का मात्रक इलेक्ट्रॉन का मतलब अभी चार्ज बताया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 1 सेकंड में इतना निकल रहा है बस, ठीक है। तो आपको बोल रहे हैं कि अगर इतना आवेश निकल रहा है
तो आपको बोल रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी पिंड से स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे तो आपको ये लिखना है कितने होने चाहिए, 10 की घात 9, तो 10 की घात 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करते हैं, आधार समान होता है, घातें जुड़ जाती हैं, -19 + 9 यानी कि प्लस की 10, 10 की पावर 10, 1.6 इंटू 10 की पावर 10 टाइम लगेगा, इतना आवेश हमारे पास आ जाएगा। तो एक कूलाम आवेश के संचित होने में लगने वाले समय का जो आकलन करेंगे, तो एक कूलाम आवेश को संचित होने के लिए हम लोगों के पास जो टाइम बचेगा वो हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -10, क्योंकि -19 + 9 माइनस का 10 हो गया, और एक कूलाम का मतलब एक कूलाम ये हो गया, एक कूलाम के बराबर होता है ये, तो इन दोनों में आपस में क्या दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करोगे ये 10 की पावर -10 नीचे नेगेटिव की है, ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्या उत्तर बन गया, 10 की पावर 10/1.6। डिवाइड कर दो इसको, जैसे इसको डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ये आंसर आएगा आपके पास 6.25 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, इतना समय लगेगा, यानी कि देखो 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड, सेकेंड को बदलना आर में, आर में बदल लो, तो फिर उसके बाद में जैसे ही आप लोग आर में बदलोगे, तो आर में बदलने के लिए क्या करते हैं, एक सेकेंड, सेकेंड कितने होते हैं, 60 सेकेंड, किसमें, एक मिनट में। इसको मैं अगर पूरे को 60 से डिवाइड कर दूं, 60 से डिवाइड कर दूं, तो ये सेकंड किसमें बदल गया, मिनट में। फिर उसको मैं अगर 60 से डिवाइड कर दूं, तो ये किसमें बदल गया, आर में। 3600 से डिवाइड करूंगा तो ये आर में आ जाएगा, और 3600 के बाद में इसको 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डे में आ जाएगा। ठीक है, तो इतने डे लगेंगे, फिर डे के बाद में उसको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो फिर इसको 365 से और कर दो। तो इस तरह से जब लास्ट में डिवाइड करते करते आओगे तो 200 वर्ष लग जाएंगे हम लोगों को इतना आवेश भेजने में। तो इसका मतलब ये चीज सोच लेना कि कूलाम होता है, बहुत बड़ी राशि होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, सिर्फ क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलॉम के बराबर होता है। और इतना आवेश होने की वजह से जब एक कूलॉम आवेश को चलाना पड़ेगा, तो एक कूलॉम आवेश चलाने में हम लोगों को ये टाइम लग जाएगा। और हमको आंसर में पूछा 10 की घात 9 कूलॉम, इतना आवेश निकालने के लिए तो हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, यानी 10 की घात 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 10 की पावर 10 ऊपर रहेगी। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करना होगा। मैं आपको नॉर्मली दिखा देता हूं, 10 की पावर 10/1.6 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखोगे आप लोग तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पॉइंट हटाओगे, यहाँ 100 बन जाएंगे, 16 की टेबल से काटोगे 6.25 आएगा, 10 की पावर 9 बचेगा, ये सेकंड बनेंगे हमारे पास। अब इतने सेकंड बने, सेकंड को मिनट में बदलना है, तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड करते ही ये सेकंड किस में बदल गए, मिनट से, तो ये मिनट बन गया। मिनट को आर में बदलना है, आर को हम लोगों को डे में बदलना है, ठीक है, डे को हम लोगों को ईयर में बदलना है, तो इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सब करोगे आप लोग 625 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 60, 24, 365, तो आपके पास आंसर आएगा लगभग 200 वर्ष। ठीक है, इस तरह से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। क्लियर हो गई बात। अब देखो, एक कप जल में कितने धन और कितने ऋण आवेश होंगे। एक कप जल जो है, अब हम लोगों को मान के चलना है कि एक कप जल है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, जल का द्रव्यमान 250 ग्राम। एक कप जल में कितने आवेश हैं, तो मान के चलना पड़ेगा कि उसका कोई ना कोई तो भार होगा कप का, और हम मान के चलते हैं कि उसका भार 250 ग्राम है भार। अब 250 ग्राम है, और जल का जो द्रव्यमान होता है वो 18 ग्राम होता है। जानते हो तुम लोग 18 U होता है, क्योंकि जल में होता क्या है, H2O। एक मिनट अच्छे से देखना, जल में क्या होता है अपने पास में, जल के अंदर होता है H2O। H का मतलब एक भार होता है, O का मतलब 8 नंबर पे आता है, इसलिए 16 इसका भार होता है, मॉलिक्यूलर वेट 16 और 2 18 U। ये तो जल का टोटल भार हो गया हमारे पास। हम मान के कितना चल रहे हैं, 125 ग्राम जल होगा हमारे पास एक कप में, और जल के अणुओं का भार कितना हो गया, 18 ग्राम। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब कुछ नहीं करना, दोनों को डिवाइड कर देना बस। जैसे ही आप लोग इनको दोनों को डिवाइड करोगे 18 से,
तो 18 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास एक फिक्स नंबर आ जाएगा और उसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अवोगाद्रो नंबर क्या होता है? ये होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, इससे मल्टीप्लाई करते तो नंबर आ जाता है। ये आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से आप लोग इनके नंबर को चेंज करते हो। ठीक है, वहां पे हम लोग अणुओं की संख्या, मोल नंबर्स निकालते थे, तब ये काम में लेते थे। केमिस्ट्री में आप इसको और पढ़ोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब जो आंसर आएगा उसको इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चेंज करना है, तो इसके लिए हम लोगों को फिर इलेक्ट्रॉन से गुणा करना पड़ेगा। उसको किससे गुणा करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा। कितने में करना है? 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो 10 गुणा करना है। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन मतलब कितने गुणा करना है? 10 गुणा करना है। ये आपका आंसर आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा देखना है आप लोगों को। नॉर्मली 1 कप जल, तो जो कप है उसको हम 250 ग्राम का मान के चल रहे हैं, 250 ग्राम का कप को मान के चल रहे हैं। अब 250 ग्राम का कप हो गया, उसके बाद जो भार है पानी का वो कितना मान के चलते हैं? 18। अब 18 को 250 से डिवाइड कर दो, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी एक। उस कैलकुलेशन के बाद में आप लोगों को क्या करना है? हमको क्वेश्चन में गिवन है 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, हमको तो एक चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉन लो प्रोटॉन लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको तो कैलकुलेशन मिल गई डायरेक्ट। अणुओं की संख्या निकालने के लिए अवोगाद्रो नंबर से गुणा करना पड़ता है। अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया। हमको कितने इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए? 10 के लिए। तो 10 इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10 की घात -19 होता है। ठीक है, इस तरह की ये कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। जैसे ये कैलकुलेशन करोगे आपके पास में ये आंसर आ जाएगा 1.37 इंटू 10 की घात 7, 1.34 इंटू 10 की घात 7 कूलाम। इतना आवेश हम लोग फ्लो करवा देंगे। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात थी, आप लोगों को इस चीज का समझ में आने चाहिए। कूलाम का नियम, स्थिर विद्युतिकी में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है कूलाम। स्थिर विद्युतिकी में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो चीज है कूलाम का नियम। ये जो कूलाम का नियम है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास में, हम लोगों को ध्यान रखना है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कूलाम का नियम। बहुत सिंपल है, मैं आपको एक बार ब्लैंक पेज पे समझा देता हूं पहले, उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट इरेज कर देता हूं थोड़ा, है ना, पेज को। चलो, कूलाम का नियम क्या बोलता है? कूलाम का नियम स्थिर विद्युतिकी में लगता है जिस तरह से आप लोग है ना गुरुत्वाकर्षण के लिए पढ़ के आए हो, ग्रेविटेशन का लॉ, उसके अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा था कि दो किसी पिंडों के बीच में, दो बड़े पिंडों के बीच में जो बल लगता है, वो दो बड़े पिंडों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण का होता है। चांद और पृथ्वी के बीच में इस टाइप से जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है। यहां हम लोग जो बल लगाएंगे वो बल होगा हमारे पास में दो पिंडों की बजाय दो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच। कूलाम का जो नियम होता है, कूलाम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नियम दिया था, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। देखना आपको यहां पे दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, कूलाम ने बोला था किसी भी दो आवेश Q1 व Q2 को हम लोग लेते हैं जो परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। दो आवेश Q1 और Q2 हैं जो परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये लाइन लिखनी है आपको यहां पे, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। दूसरी लाइन यहां लिखनी है, दो आवेशों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। लगने वाला बल दो आवेशों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। फिर यहां लिखोगे इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिख रही है तो मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से ये समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, नियतांक लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां K एक नियतांक है
इसका मान आपको ध्यान रखना है 9 इंटू 10 की घात 9 होता है। ठीक है, ये के का मान रहेगा, फिक्स मान आपको ध्यान रखना है। और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात। जहां Q1 व Q2 तो दो आवेश हैं, R उन दोनों के बीच की दूरी, K नियतांक और F है कूलम बल। ठीक है, ये कूलम का नियम है, सिंपल सा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए बहुत काम आएगी आगे के चैप्टर के अंदर। ये था आपके सामने सबसे पहली चीज। ठीक है, तो देखो कूलम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है, मात्रात्मक प्रकथन के आधार पर लगता है, पृथक करने वाले बलों के बीच में लगता है। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की माप हम लोग जब देखेंगे तो उसके लिए हम लोगों को ध्यान रखना है, आपको यहां से लिखना है दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच निर्वात में R दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाले बल का परिणाम जो होगा, यहाँ पे वो जो अभी आपको पेज बताया, इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसकी ये इक्वेशन फिर ये इक्वेशन, फिर आप लोगों को ये लिख के लास्ट में ये लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है लास्ट में ये। ठीक है, लगने वाला बीच का बल F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, जहां पर R जो है दो गोलों के बीच की दूरी और Q1 Q2 दोनों के आवेश, F कूलम बल और K एक नियतांक होता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहां तक। ये कूलम थे। ठीक है, फ्रांसीसी भौतिकवादी थे, वेस्ट इंडीज में इन्होंने इंजीनियरिंग करी थी, ये इनका नॉर्मल बायोडाटा है, उसके बारे में अपने से कोई मतलब नहीं है। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, इन परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, 10 की घात -10 तक की दूरी होनी चाहिए। ये के का मान आपको ध्यान रखना है, अच्छे से याद रखना है के का मान आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोगों को पूछते हैं कि एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि आवेश का बल का मान निकालो, कूलम बल कितना होता है इसका मान निकालना है। तो हम लोगों को याद रखना है, अगर हम दो समान आवेश के Q1 और Q2, एक कूलम आवेश के दो कण दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं, तो उनके बीच लगने वाला कूलम बल 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन के बराबर होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये आपके सामने लिखा है। के का वैल्यू जो होता है वो होता है के बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और के का एक और मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बराबर 9 इंटू 10 की घात 9। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है आप लोगों को यहां तक। और जहां पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर होता है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना, ये कूलम का नियम था। ठीक है, इसका सदिश निरूपण हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को यहां तक अच्छे से देखना है, समझना है इनको। कोई भी यहां तक का आपको डाउट रह जाता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, कोई भी चीजें कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आप लोगों को कोई भी इश्यू नहीं आएगा, एकदम सिंपल वे में हम लोग इन चीजों को लेके चल रहे हैं। अच्छे से आप लोगों को देखना है। तो आपको आगे की क्लास के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं।